जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ हम करेंगे। देखो, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग जो है एडिटोरियल दिया हुआ है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अमेरिका के लोकतंत्र के 220 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस तरह की कुछ घटना हो रही है। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखो, फ्रेंच स्कॉलर थे मॉन्तेस्क्यू की एक किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, और द स्पिरिट ऑफ लॉ में जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था। देखो, सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होते हैं विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। भारत में क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका जो है जुड़ा हुआ, यानी जो कार्यपालिका के सदस्य होगा, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, ये सारे के सारे लोग कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। ये विधायिका के भी सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के सदस्य होते हैं, राइट। लेकिन अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो है पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है, जो सिद्धांत लिया गया था मॉन्तेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ से। यानी वहाँ का जो विधायिका होगा पूरी तरह से सेपरेट होगा कार्यपालिका से, और पूरी कार्यपालिका पूरी तरह से न्यायपालिका से सेपरेट होगा। तीनों जो संगठन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों पूरी तरह से सेपरेट होता है। अब देखो हुआ क्या कि अमेरिका के जो विधायिका है, यानी अमेरिका के जो कांग्रेस है, अमेरिका के विधायिका को कांग्रेस कहा गया। जैसे हमारे यहाँ संसद कहा गया, वैसे वहाँ पे कांग्रेस कहा गया। वहाँ पे राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं या राष्ट्रपति चुने गए हैं, 20 जनवरी को उनकी शपथ होगी। तो इनके जो है चुनाव की पुष्टि के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था अमेरिकी कांग्रेस में। उससे पहले वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 20 जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, उनके समर्थकों ने वहाँ पे विधायिका में धावा बोल दिया, अमेरिकी कांग्रेस पे धावा बोल दिया। तो एक शर्मसार करने वाली घटना थी। लोकतंत्र के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में 220 वर्ष में पहली बार इस तरह की घटना घटी है, राइट। बाकी इसको आप पढ़ लेना और एडिटोरियल सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखो, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक विकास दर में सुधार 7.7% पर सिमटेगी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जो पहला फेज था, अर्थव्यवस्था के 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर जो था वो लगभग 23.9 के आसपास निगेटिव में चला गया था। दूसरा क्वार्टर -10% पे गया है। तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर मिला करके जो संपूर्ण 2020-21 का जो अर्थव्यवस्था होगी या उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो -7.7% पे सिमटेगा। ये न्यूज़ का कहना है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। अब देखो, हमने कुछ दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, डीएफसी के बारे में। डीएफसी जो एक वेस्टर्न डीएफसी है और एक ईस्टर्न डीएफसी है। ईस्टर्न जो डीएफसी है उसका निर्माण कर रहा है वर्ल्ड बैंक, और वेस्टर्न डीएफसी जिसमें डीएमआईसी भी जिसे कहते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहते हैं, उसका निर्माण जापान के सहयोग से किया जा रहा है। तो उसी के एक पार्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया है। इससे रिलेटेड एक तस्वीर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी से रिलेटेड एक तस्वीर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है, जाकर के एक बार देख लेना। डीएफसी के तहत जो है एक स्पेशल कह सकते हो कि रेलवे का जो है मालगाड़ी के लिए एक स्पेशल पटरी का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। तो इसका मकसद है कि दिल्ली से मुंबई के बीच में खास करके जो भी महत्वपूर्ण मान लो प्रोडक्शन होता है, तो उसको जो है बंदरगाह पे पहुंचाना इसका मकसद है। बंदरगाह पे पहुंचेगा, पोर्ट पे पहुंचेगा, तो उसके माध्यम से इसे निर्यात किया जा सकता। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको तस्वीर। देखो, ये जो है यहाँ से, ये जो लाल लुधियाना से दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कलकत्ता आई, इसको जोड़ेगी, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये जो है दादरी के पास है, दिल्ली के पास दादरी है, यहाँ से लेकर के ये मुंबई तक, जेएनपीटी तक, जो जेएनपीटी फेमस बंदरगाह है, यहाँ तक जोड़ेगी। तो ये जापान के सहयोग से बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बन रहा है। इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद हुआ, जैसे मान लो
लुधियाना से लेकर के ये जो लाल आपको रास्ता दिख रहा है, इसके बीच में मान लो जो भी जगह पे कोई फेमस चीज़ का निर्माण होगा, उस निर्माण वाली वस्तु को, उस वस्तु को कलकत्ता बंदरगाह पहुंचा देना और कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से उससे विदेश व्यापार में शामिल करना, विदेशों को भेजना, ये इसका मूल मकसद होगा। और ये जो है स्पेशल कर सकते हो, ये जो लाल दिख रहा है आपको यहाँ पे स्पेशल मालगाड़ी चलेगी। 2 या 3 लेन बन रहा है, वहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी चलेगी ताकि जो है सामान को ईजिली बंदरगाह पे पहुँचा करके निर्यात में शामिल किया जा सके। इससे भारत का निर्यात काफ़ी बेहतर होगा और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी। तो अब देखो, इसी के एक पार्ट का, डीएफसी के एक पार्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। अब देखो, आज से जो है 736 जिलों में एक साथ टीकाकरण का पूर्वाभ्यास आज से किया जाएगा। बहुत अच्छा न्यूज़ भारत के लिए है। भारत में कोविड का वैक्सीन बन चुका है, मंजूरी मिल चुकी है और आज से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, राइट। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। इसको एक बार देख सकते हैं कि आयोग घोषित सांसद और विधायक पर उपचुनाव लड़ने की रोक के लिए एक याचिका दायर किया गया है, राइट। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। बाकी आपको भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची के बारे में जानकारी होना चाहिए और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, लोक प्रतिनिधि अधिनियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग में सरकारी दखल खत्म करने की मांग। 2 चीज़ें के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो आर्टिकल 29 और 30 के बारे में जानकारी होना चाहिए और विशेषकर आर्टिकल 30 में जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के बारे में जिक्र है और साथ ही साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, राइट। तो खुद से पढ़ लेना, ये सारे के सारे चीज़ जो है आपके स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, आपको लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, केरल पहुंची केंद्र की टीम, पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी। केरल में जो है जिस तरह से पक्षियां मर रही है, बर्ड फ्लू का दायरा केरल में बढ़ रहा है, उसको लेकर के केंद्र की टीम केरल विजिट कर रही है और वहां पे पता कर रही है कि क्या क्या रीज़न है कि यहाँ पे पक्षी मर रहे हैं, बर्ड फ्लू यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। तो एक बार इसको देख सकते हैं। अब देखो, लव जिहाद पे अध्यादेश जो है राज्यपाल ने मंजूरी दी मध्य प्रदेश में, इसको भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार इसको भी देख सकते हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। लव जिहाद का जो अध्यादेश पारित किया गया है, यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप मान लो मुस्लिम हैं या आप हिंदू हैं, किसी मुस्लिम महिला से आपकी शादी होती है, तो ऐसा नहीं कहा गया है कि आप जो है शादी नहीं कर सकते। आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू महिला से शादी कर सकते हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम महिला से शादी कर सकते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन से शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा गया है कि आप जो है कन्वर्जन नहीं कर सकते। मान लो आप हिंदू हैं, एक महिला, आपने मुस्लिम महिला से शादी किया है, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम महिला को आप फोर्स कीजिएगा कन्वर्जन कि आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाओ, या आप मुस्लिम युवक हैं, आपने हिंदू महिला से शादी किया है, आप फिर शादी के बाद हिंदू महिला पे फोर्स कीजिएगा कि आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये कन्वर्जन को अलाउ यहाँ पे नहीं करता है। कन्वर्जन अगर आप करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, राइट। शादी किए हैं, उसको उनका धर्म पालन करने दीजिए और आप अपना धर्म पालन कीजिए। यही इस जो है अध्यादेश का मूल मकसद है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए 28,400 करोड़ रुपए की डोज, इसको भी देख सकते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में सिंधु नदी पे 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी। आपको एक तो जानकारी होना चाहिए कौन कौन सी परियोजना, राइट। जैसे लेह में दुर्बुक श्योक है, तो ये भी याद रख लेना, श्योक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी श्योक है, राइट। उसके बाद शंकु परियोजना है, उसके बाद नीमू लीचिंग परियोजना है, रतन नागा परियोजना है। तो ये सारे के सारे एक बार आप देख सकते हैं इसको। अब देखो, फर्स्ट पेज पे जो हमने डिस्कस किया उसी का ये पार्ट है, राइट। इसको भी देख सकते हैं और इसको ज़रूर आप देखें।
अमेरिका को लेकर के जो हमने इशू डिस्कस किया था, खास करके अमेरिका में जो शर्म करने वाली शर्मसार घटना कल हुई है, अमेरिकी कांग्रेस पे जो हमला हुआ है ट्रम्प के समर्थकों के द्वारा, उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल दिया हुआ है। निश्चित तौर पे पढ़ें, आपको जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। देखो, अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार के आसार। देखो, 3-4 बातें यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो है हमारा रिकवर होगा, और अर्थव्यवस्था जो है 2020-21 का -7.5% रहने का अनुमान होगा। तो हम फास्ट रिकवरी कर रहे हैं। आप सोचो, -23% था पहले क्वार्टर में, और जो फाइनल हो रहा है तब -7% पे है। तो यानी हम फास्ट रिकवर कर रहे हैं। दूसरा कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कई जो है पैकेज दिया है, खास करके आत्मनिर्भर भारत के तहत टोटल 29 लाख का पैकेज दिया, 29 लाख करोड़ का पैकेज दिया। तो ये काफ़ी बड़ा पैकेज होता है जो अर्थव्यवस्था के रिकवरी में सहायक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि कोविड के बाद जो है कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। पहला परिवर्तन ये हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएमआई इंडेक्स जो है, पीएमआई इंडेक्स कई बार हमने चर्चा किया है पीएमआई इंडेक्स के बारे में, वो 58.9 रहा है। पिछले महीना ये 58.9 रहा था, जो पिछले 13 वर्ष में सर्वाधिक है। और सर्विस सेक्टर में 54.1 रहा था। 50 से अधिक जितना होता है पीएमआई इंडेक्स उतना अच्छा होता है, और 50 से कम जितना कम होता है उतना खराब होता है, राइट। तो यानी कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में दोनों में भारत अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बड़ा है। फॉरेक्स रिजर्व हमारा 500 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया, अभी लगभग 600 बिलियन डॉलर होने वाला है। फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बड़ा है, इतना फॉरेक्स रिजर्व कभी हमारे पास नहीं था। कोविड के बाद इसको एक सकारात्मक पक्ष के तौर पे आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अन्य आप एस्पेक्ट देखोगे तो एफडीआई भी काफ़ी बढ़ गई है, राइट। हमारे देश में एफडीआई काफ़ी बढ़ी है। तो ये सारा का सारा इंडिकेशन है कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत जो है सुधर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ये सारा का सारा उसी बात का इंडिकेशन है। तो इसी को इस एडिटोरियल में पॉइंट वाइज दिया हुआ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और निश्चित तौर पे एक बार पढ़ें इसको। देखो, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। मान लो आपको कोरोना हुआ, कोरोना इन्फेक्टेड आप हो गए, उसके बाद एक जो है इम्यूनिटी आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, राइट। और वो इम्यूनिटी क्रिएट होने के बाद जो है फिर आपको कोरोना वायरस अटैक आप पे नहीं कर सकता, उसी को कहा गया हर्ड इम्यूनिटी, राइट। तो उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। अब देखो, ये जो न्यूज़ है ये मैं आपको इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपको जो है आई थिंक जीएस पेपर 4 में काम दे सकता है। और क्यों काम दे सकता है, जीएस पेपर 2 में भी आपको काम दे सकता है। देखो, कोई भी न्यूज़ होता है तो वो किस तरह से आपको जीएस पेपर 2 में काम दे, जीएस पेपर 4 में काम दे, या आपको ऐसे में काम दे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस न्यूज़ का यूज करते हैं, राइट। जीएस पेपर 4 में क्यों काम दे सकता है कि यहाँ आपस में ही सुलझा लिए जाते हैं विवाद, थाने में दर्ज नहीं होती है मामला। तो जब पंचायती राज के बारे में आपको लिखना हो, किस तरह से ग्रामीण व्यवस्था को सशक्त किया जाए, तो आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर आप इसका एग्जाम्पल दे दिया तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, राइट। पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से डेवलप हो, तो ऐसे कंडीशन में आप मध्य प्रदेश के मांडला जिले से के इस गांव का आप नाम दे सकते हैं। और आपने नाम दे दिया तो आपका मार्क्स काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। इसको भी देख सकते हैं। केंद्र को संभालनी होगी इंफ्रा पे खर्च की कमान। देखो, आपको एक यहाँ पे समझना होगा, एक जो है परियोजना हमारे देश में चल रहा है जिसे कहा गया है एनआईपी। एनआईपी यहाँ पे दिया हुआ है एनआईपी के बारे में। एनआईपी होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन।
2020 से लेकर के 25 तक का 111 लाख करोड़ रुपए निवेश का परियोजना है और इसमें टोटल 7300 परियोजना जुड़ा हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ देश में 7300 परियोजना है, उसमें 111 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा और इसी परियोजना को NIP कहा गया, राइट। तो उसी के संबंध में एक न्यूज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और NIP के बारे में तो निश्चित तौर पे आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की दी चेतावनी। भारत जो है अमेरिकी कंपनी पे डिजिटल टैक्स वसूल रहा है और सबसे पहले फ्रांस ने आई थिंक इसकी शुरुआत किया था। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी उस समय में आपसे पूछा था गाफा टैक्स के बारे में। अगर आप देखोगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो गाफा टैक्स के बारे में आई थिंक 16 या 17 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। उस समय में फ्रांस ने टैक्स वसूलना शुरू किया था, गाफा टैक्स। गाफा टैक्स क्या है? GAF है। G फॉर गूगल, A फॉर एप्पल, F फॉर फेसबुक और A फॉर अमेजॉन। ये 4 कंपनी जाइंट कंपनी है। ये 4 कंपनी में प्रत्येक कंपनी का एसेट्स जो है विश्व के कई देशों के एसेट्स के बराबर है। इसके पास प्रत्येक कंपनी के पास इतना पैसा है कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उतना पैसा नहीं होगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन में ये किसी भी देश को जा करके देश को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है फ्रांस ने इस पे टैक्स लगाने की शुरुआत किया था जिसे गाफा टैक्स कहा गया और बाद में भारत भी जो है डिजिटल टैक्स लगा रहा है इन कंपनियों पे। तो उसी के बाद अमेरिका ने चेतावनी दिया है कि आप हमारी कंपनियों पे अगर टैक्स लगाएंगे तो हम भी आपका टैरिफ बढ़ा देंगे। इसको भी एक बार देख सकते हैं। इसको भी ज़रूर आप लोग देखें और ख़ास करके अगर आप बिहार से हैं तो आपको ये न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। बिहार जो है कृषि कर्मण अवार्ड ले चुका है 2 बार। किसके लिए? तो मक्का के लिए। और मक्का को प्रभावित करने वाले एक जो है फॉल आर्मी वर्म, एक तरह कीड़ा है जो कि जिसकी संख्या बढ़ रही है और जो मक्का को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है बिहार में, राइट। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ दिया हुआ। देखो, यहाँ जो अमेरिका की घटना हुई है उसी को लेकर के इस पूरे पेज पे दिया हुआ चर्चा, तो इसको भी देख सकते हैं। और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी क्रिटिसाइज किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी कहना है कि शांति से सत्ता हस्तांतरित होना चाहिए। नॉर्मली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी अन्य देश के मैटर पर नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये मैटर इतना व्यापक मैटर था कि विश्व के हर एक देश के लीडर, यहाँ पे देखोगे विश्व के हर एक देश के लीडर जो है अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरित होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, सौहार्द से होना चाहिए, राइट। और लोकतंत्र की ये खूबी है कि सत्ता हस्तांतरित हम इजीली कर देते हैं। अदरवाइज आज के समय में चाइना और रशिया खुश हो रहा होगा कि सत्ता हस्तांतरित अमेरिका में भी अब नहीं हो रहा है, या कह सकते हो वहाँ भी इस तरह की समस्या क्रिएट हो रही है। तो रोहिंग्या समस्या के बारे में आपको निश्चित तौर पे पता होना चाहिए। रोहिंग्या को लेकर के यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछता था। अभी क्या हुआ है कि कुछ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो रोहिंग्या भारत में आके बसे थे और वो किसी तरह की गलत एक्टिविटियों में शामिल है, आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल है। और मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि रोहिंग्या भारत के लिए खतरा का प्रतीक बना हुआ है, राइट। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ दिया हुआ है। और ये जो है एक नया द्वीप है जो बांग्लादेश ने एक नया द्वीप बनाया है और वहाँ पे 1 लाख रोहिंग्या को बसा रहा है, राइट। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी रोहिंग्या के बारे में फिर कभी मैं डिस्कस कर दूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ये याद रखो कि रोहिंग्या जो है म्यांमार के रखाइन प्रांत का, म्यांमार का एक रखाइन प्रांत है, वहाँ का निवासी है रोहिंग्या। मूलतः वहाँ का निवासी है, मुस्लिम समुदाय है जो वहाँ से परसिक्यूटेड कर दिया गया था, वहाँ से भगा दिया गया था, विस्थापित कर दिया गया था। बाद में वो बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश से होते हुए वो इंडिया में भी आ चुके थे, राइट। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।